दोस्तों, सैन्य मनोविज्ञान यानी मिलिट्री साइकोलॉजी हमारी आज की चर्चा के लिए एक बेहतरीन विषय है। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो 1947 में हमारा देश कई महान पुरुषों के संघर्षों और लंबे प्रयासों की बदौलत आज़ाद हो पाया और इसी के साथ स्थापना हुई हमारे देश के रक्षा विभाग की। आने वाले समय में हमने हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए और इसी कड़ी में हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने 1949 में एक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की स्थापना की थी। दोस्तों, मनोविज्ञानी यानी साइकोलॉजी किसी भी व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में उठने वाले विचार और किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को समझने से है, क्योंकि युद्ध हमेशा एक सैनिक ही लड़ता है और सैनिक वास्तव में एक मानव है। इसलिए मनोविज्ञान और युद्ध का हमेशा एक डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। दोस्तों, आपने कई जगह कई किताबों या किसी भी फिल्म में ये जरूर देखा होगा कि जब भी किसी पुराने समय के किसी भी प्रकार के युद्ध को फिल्माया जाता है तो युद्ध से पहले दोनों सेनाएं काफी बड़ी मात्रा में शोर शराबा करती है। वे ढोल, मृदंग और नगाड़े बजाती है ताकि शत्रु सेना को भयभीत करके उसे हतोत्साहित यानी डीमोटिवेट किया जा सके। दोस्तों, ये भी वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक तत्व ही है। इसके अलावा बात की जाए तो आज से हजारों साल पहले अगर हम बात करें आदि मानव काल की, जब मनुष्य का बौद्धिक विकास भी नहीं हुआ था, तब से मनुष्य लगातार संघर्ष कर रहा है। उस समय मनुष्य प्रकृति से संघर्ष करता था, अपनी खाने पीने की वस्तुओं के लिए संघर्ष करता था और जैसे जैसे समय बीता वह अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहा। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि पुराने समय में एक राजा किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो इसके लिए उसके कुछ हित या उद्देश्य जरूर होते थे, जैसे किसी भी राज्य की जमीन को हड़पना या उसकी धन संपदा पर अपना अधिकार स्थापित करना। दोस्तों, क्या हो जब उनके हित या उद्देश्य को बिना खून का एक भी कतरा बहाए या बिना किसी भी प्रकार के युद्ध को लड़े पूरा की जा सके। ये केवल और केवल सैन्य मनोविज्ञान से संभव है। दोस्तों, सैन्य मनोविज्ञान का प्रयोग काफी लंबे वर्षों से किया जा रहा है। आपने अक्सर प्राचीन ग्रंथों में ये सुना होगा कि राजाओं को अपनी सेना का जो प्रख्यान है वह बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए कहा जाता था, ताकि शत्रु सेना के मनोबल को कम किया जा सके और उन्हें डीमोटिवेट किया जा सके। दोस्तों, आचार्य शुक्र ने भी सैन्य मनोविज्ञान का अपने शुक्र नीति में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है और विदुर नीति में विदुर ने भी ये कहा है कि धनुर्धारी के द्वारा फेंका गया बाण शायद एक व्यक्ति को मारे या ना मारे, परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि गर्भ में जन्म ले रहे एक बच्चे को भी मारने की क्षमता रखती है। आचार्य चाणक्य ने भी सैन्य मनोविज्ञान के बारे में काफी बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 1914 से 1918 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो इन 4 वर्षों के लंबे एक टाइम पीरियड के दौरान आप सोच सकते हैं कि कैसे एक सैनिक के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक सैन्य मनोविज्ञान ही वो जरिया है जिससे उसे लगातार एक उत्साह में रख सकते हैं और उसकी एक नई ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, सैन्य मनोविज्ञान का प्रयोग कई सैन्य गतिविधियों में किया जाता है, जिसके चलते इसकी उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, सैनिकों की थकान और तनाव को दूर करने के लिए, उनमें नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए और उनमें एक नई ऊर्जा के संचार और उनके बीच आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए अक्सर सैन्य मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। सन 1945 में ईजिंग बोरिंग नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी फॉर द आर्म्ड फोर्स में इसके 7 महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बताया है, जिनमें अवलोकन, निष्पादन, चयन, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत समायोजन जैसे महत्वपूर्ण तथ्य शामिल है। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स का पूरी सैनिक प्रक्रिया के दौरान एक खासा महत्व होता है, जैसे अवलोकन यानी किसी भी सैनिक की देखने की क्षमता, उसकी सुनने की क्षमता और उसकी सूंघने की क्षमता का उसकी पूरी परफॉर्मेंस पर खासा असर पड़ता है। इसके अलावा उसकी चयन की प्रक्रिया, युद्ध विराम और शांति विराम के दौरान उनको दिए जाने वाले प्रशिक्षण और व्यक्तिगत समायोजन का भी एक खासा महत्व है।